अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ और मेरे नावल आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नावल आपको बआसानी मिल सके। नावल इब्ने आदम की आज 8 एपिसोड है। मतलब ये कि इसके ऊपर ये गैर इंसानी सलूक करने वाले दरिंदे चैन से थोड़ी बैठेंगे। ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में उसे मजीद मुश्किल में डाल दो। नताशा ने वजाहत दी, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग उसे बाहर भिजवा रहे हैं। इसके इंकशाफ पर वो दोनों चौंकी। ये हमसे तुम्हें क्या मुराद है? नताशा ने उसे गौर से देखा। मैं और मामा, वो सादगी से बता रहा था। अल्लाह ही खैर करे। नताशा का लहजा माहिनी खेज हुआ। आंटी इतनी शार्प खातून तो नहीं है जो इन चक्करों में पड़ जाएं। ध्यान रखना अरफा अपनी मामा और उनके मियाँ के भतीजे का। उसके अंदाज की कड़वाहट में हल्की सी शरारत भी शामिल हो गई थी। तुम जब भी सोचना मनफी ही सोचना। माना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा रवैया भी मनफी हो जाए। खजर शायद बुरा मान गया था। तभी वो कुछ संजीदा होकर चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया जो अभी अभी मुलाजमा वहां रख कर गई थी। नताशा के चेहरे पे बड़ी सराहत सी एक तारीख साया दौड़ा था। क्या हो गया है खिजर? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि नताशा जस्ट मजाक कर रही है। तुम इतना संजीदा क्यों हो रहे हो? अरफा की गुलाबी रंगत सुर्ख माइल हो रही थी। खिजर और नताशा दोनों ने ही अपनी अपनी जगह खुद को संभाला था। इट्स ओके अरफा, मुझे मालूम है कि खिजर भी मजाक ही कर रहा है। तुम क्यों इतनी हसास हो रही हो? नताशा ने कमाल जब्त का मुजाहरा किया। आई एम सॉरी अगर तुम दोनों हर्ट हुई हो। खिजर का लहजा पता नहीं क्यों दोनों ही को कुछ सपाट सा लगा था। वो चाय का मग उठाकर टायर्स की गर्ल के पास पहुंच गए। काले बादलों में एक अरताश सा बरपा हुआ था। हवा जो अपने दामन में ठंडी हवा के झोंके भरकर लाई थी, अब उसे हातिम ताई की तरह लुटा रही थी। एकदम से ही सुरमई अंधेरा फैला और साथ ही बारिश ने हर तरफ झिलतल कर दी। तेज हवा के झोंके बारिश की बूंदों को समेटे टेरिस के फर्श को भी गीला किए जा रही थी। उन लोगों ने अपनी कुर्सियां कुछ और पीछे कर ली। बारिश कभी कभी उदासी के साथ साथ अजीब सी वहशत भी ले आती है ना। नताशा के चेहरे पे एक अजीब सी कैफियत थी। अरफा ने बेख्तियार ही उसे नजर चुराई थी जबकि खिजर पलट कर उसकी तरफ आया था। उसकी पर्पल शर्ट अच्छी खासी भीग चुकी थी। वो उसके सामने आने खड़ा हुआ। नताशा हमदानी, जिस दिन तुम अपने आप को ये समझा लोगी कि जिंदगी जैसे कीमती चीज सिर्फ एक शख्स के पीछे खराब नहीं की जा सकती, उस दिन तुम्हें मौसमों से वहशत और उदासियां महसूस नहीं होंगी। नताशा ने आंखें उठाकर उसे देखा, ऐसे जैसे कुछ कहने के लिए लफ्ज ढूंढ रहा हो। बाहर बरसती बारिश के शोर में एकदम ही इजाफा हुआ था। वो सिर्फ एक शख्स ही नहीं था। मैंने उससे टूटकर मोहब्बत की थी खिजर। उसके लहजे में एतराफ जुर्म की सी कैफियत थी। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो इंसान को तोड़ कर रख दे? जज्बात जिंदगी के लिए जरूरी हैं, लेकिन पूरी जिंदगी की पर उनको हावी कर लेना अपनी जात के साथ सख्त नाइंसाफी है। तुम कितने दिन तक इस एक तरफा मोहब्बत का सोग मनाओगी? अंकल आओ इस यूटोपी से। मुझे यकीन है इस टेरिस पर इसी कुर्सी पर बैठकर तुम कभी कहोगी कि मुझ से मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उस जगह पर बैठकर तुम किसी और की गुन गाओगी, क्योंकि जहां से शाख टूटती है वहीं से दूसरी निकलती है। ये कानूनी फितरत है। वो बहुत नरम लहजे में उससे समझा रहा था। मुझे कैसे किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत हो सकती है? वो सख्त बेयकीनी से बोली। क्यों नहीं हो सकती? मोहब्बत एक बार नहीं बार बार होती है। अगर ऐसा ना होता तो हम सारी जिंदगी एक ही शख्स की यादों के खैमे तान कर दुनिया से कट ना जाए। इंसान बहुत अजीब है। वो जीने के लिए सोच जवाज कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। वो रुमाल से अपने चेहरा साफ करने लगा। नताशा ने झुंझलाकर उसे देखा। वो उसे मुतमईन करने के लिए बामुश्किल मुस्कुराया था। क्या तुम्हें अरफा के अलावा किसी से मोहब्बत हो सकती है? उसने एकदम ही बहुत अजीब सवाल किया था। बादल जोर से गरजा था। अरफा और नताशा ने सख्त हैरत से इंतहाई
बेतुके अंदाज में हंसते हुए खिजर को देखा। वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। दोनों को बहुत अजीब एहसास हुआ था। जिंदगी एक मकाम पर आ ठहरी सी गई थी। सावन की बारिशों ने अजीब धूप छांव वाला मौसम कर रखा था। वो आजकल कुछ उकताई सी फिर रही थी। नए प्रोजेक्ट को करने में भी मजा नहीं आ रहा था। ऊपर से नताशा एक दफा फिर अचानक दुबई चली गई थी, लेकिन इस दफा वो बताकर गई थी, ऑफिस के काम से गई है। मामा की मसरूफियत का दायरा भी बढ़ गया था। वो सारा भी अपने एक और एग्जीबिशन में मसरूफ थी। उस दिन वो बड़े अक्ताहट भरे अंदाज से अपने स्टूडियो से निकली और सीधी घर पहुंची तो सारा नक्सक से तैयार गाड़ी की चाबी घुमाती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। ये तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बजे हुए हैं? उसने एकदम ही उसकी बेजारी को महसूस किया। कुछ नहीं यार, बोरियत हो रही थी, सोच रही हूँ कि खिज़र की तरफ चक्कर लगाया हूँ। अगर तुम बाहर जा रही हो तो प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो। वो तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन जरा खिज़र के कान मेरी तरफ से खींचना कि कौन सी आफत आ गई थी जो उसने अचानक ही अपना टॉक शॉक खत्म कर दिया। सारा को एकदम ही याद आया था। खिज़र ने टॉक शॉक खत्म कर दिया? कब? सारा की बात बेसाख्ता काटते हुए उसकी आवाज बुलंद हुई। सारा ने हैरत से उसे देखा। क्यों, तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, मुझसे तो कई दिन से उसकी बात नहीं हो पाई है। कुछ मैं मसरूफ थी और कुछ वो। अरफा ने मुस्तरब अंदाज में बताया। लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मुझे तो परसों रात मायरा आपी ने कॉल करके बताया था, बल्कि वो सख्त खफा हो रही थी कि इतनी अच्छी राइडिंग थी उसके प्रोग्राम की और इसने बीच में ही छोड़ दिया। चैनल वाले अगले ही दिन नया बंदा ले आए। सबको पता है कि वो मायरा आपी का कजन है, इसलिए मीडिया के लोगों को उनसे ही पूछना था। वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा अरफा को पता होगा। सारा ने उसके साथ चलते चलते वजाहत दी। वो एकदम फिर उलझन में पड़ गई थी। फिर अंदाजा भी अरफा को देख रही थी। तुम्हारी खिज़र के साथ आजकल क्यों लड़ाई वगैरह चल रही है? वो फौरन मशकूक हुई। हरगिज नहीं, उसे फौरन तरदीद की। अच्छा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें ना बताया? उसने उलझन में अपनी परेशानी का इजाफा हुआ था। खैर, अब जा रही हो तो पूछ लेना, हो सकता है कि उसे बताने के लिए वक्त ना मिला हो। सारा अब अरफा से ज्यादा खुद मुतमईन कर रही थी अपने आप को। मुझे बताने का वक्त ना मिला हो। अरफा इस बात पर सोचना ना चाह रही थी, लेकिन जहन उसे एक बात के अलावा कुछ भी सोचने को तैयार नहीं था। वो सोचों में गुम खिज़र की फ्लैट तक आ गई और उसे पता नहीं चला। सारा ने पहले ही उससे माजरत कर ली थी, क्योंकि उसकी कोई मीटिंग थी जहां उसका वक्त पर पहुंचना जरूरी था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। उसे यकीन था कि वो घर ही में होगा, और ऐसा ही हुआ। अरफा ने एक ही नजर में महसूस कर लिया था कि वो कुछ नहीं, अच्छा खासा थका सा है। शेव भी लगता है कई दिन से नहीं बनाई है। ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरफा ने नरम अंदाज में पूछा। हालांकि उसका मजाज पिछले 1 घंटे से खासा जरहाना था, उसने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस पिछले कुछ दिन से कुछ तबीयत डामाडोल सी हो रही है, इसलिए कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। वो टीवी लॉन्च के सोफे पर ढेर हो गई थी। कहाँ मसरूफ थे पिछले दिनों? वो सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठी हुई उसका चेहरा खोज रही थी। कहाँ मसरूफ होना यार, वही रूटीन के काम, और दोनों के बिगड़े वो सुस्ती से जमाई ले रहा था। अरफा को अपने सारा मजबूत फिजा में तहल होता महसूस हुआ था। अब कौन सी मसरूफियत है? अपने प्रोग्राम तो तुम छोड़ चुके हो, फिर भी इतने मसरूफ हो कि तुम्हें किसी को ये इतला देने की फुर्सत नहीं। वो तड़क कर बोली। खिज़र का जमाई के लिए उठा हाथ फिजा में ही जामिद हो गया। वो लम्हे भर को चौंका और बड़ी तेजी से उसने खुद पर काबू पाया। मुझे तुम्हें बताना नहीं था, लेकिन फॉर गॉड सेक खिज़र, ये मत कहना कि तुम्हारा हट होने के ख्याल से नहीं बताया, और ये कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते। उसने तेजी से उसकी बात काटकर बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़े। तुम मुझे ऐसे फजूल किस्म के ड्रामे करके परेशानी से मत बचाया करो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही किसी और सियारे पे बसती हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी की इत्तला ना पहुंचे। इसकी आवाज आंसू में डूबने लगी। खिज़र के दिल को कुछ हुआ। वो लपक कर उठा और उसके बिल्कुल सामने कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने एक भी आंसू और निकाला। उसके इस बलवानाना अंदाज और हाथों की गर्मी से उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हो गया। वो पहली दफा उसके सामने रोई थी। वो उसे दुनिया की मजबूत तरीन लड़की समझता था। उसका ये दावा आज गलत हो गया। तुम बहुत अजीब हो गए हो खिज़र। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मुझे इसकी वजाहत करना नहीं आ रही। उसके बचकाना अंदाज पर खिज़र के चेहरे पर एक मदूम सी मुस्कुराहट उभरी। क्यों, मेरे सर पर सिंह आ गए हैं क्या? वो दानस्ता गैर संजीदा हुआ। कल काश सिंह ही निकल आते। कुछ कंफ्यूज
تو دور ہوتا اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا. کیا کنفیوژن ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں کلیئر کرتا ہوں. تم مجھ سے باتیں چھپانے کیوں لگتے ہو؟ عرفہ کی بات پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں. یار ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. بس میرے پروڈیوسر سے کچھ نظریاتی اختلافات ہو گیا تھا، بس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا. میں اس کا ایگریمنٹ اس کے منہ پر مار آیا. پتا تو ہے کہ تم کہ کتنا جلادی خون ہے میرا. غصہ سال میں 1-2 دفعہ ہی آتا ہے، لیکن جب آتا ہے سامنے والے کے ککڑے کے نکال دیتا ہوں. تو یہ بات تو مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس نے کہا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا. رونے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک دلکشی سی اتر آئی تھی. خضر نے خاموشی اس سے نظر ہٹائی. تم نے میری ٹھیک ٹھاک کلاس جو لینی تھی، خیر وہ تو اب بھی میں لے رہی ہوں. میری ایک اور جگہ بات چیت چل رہی ہے، امید ہے کہ 2-4 دن میں فائنل ہو جائے. پھر دیکھنا میں اس چینل والوں کے کیسے چھکے چھڑاتا ہوں. وہ اٹھ کر کچن کے 2 گلاس لے آیا، فریج میں سے کولڈ ڈرنک نکالی اور اسے اپنے گلاسوں میں انڈیل رہا تھا. عرفہ نے بہت غور سے اسے دیکھا. یہ تم نے میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک کب سے کرنا شروع کر دیا؟ پہلی دفعہ ایسا لگا کہ میں تمہارے گھر آئی ہوں اور آج ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی ہوں. تم نے بھی تو میرے سامنے بزدل اور جذباتی خواتین والا ڈرامہ شروع کر دیا. آج پہلی دفعہ ہی تو تم میرے سامنے ہوئی ہو. جواب میں وہ اسے چھیڑنے لگا. تم نے بھی تو عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں. وہ کون سا کسی سے کام تھا؟ اچانک اس کی زمین پر نظر میز پر رکھی خواتین کے ناول کے ایک بنڈل پر پڑی. اسے سخت حیرت ہوئی. تم نے خواتین کے ڈائجسٹ اور ناول کب سے پڑھنا شروع کر دیے؟ اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا. وہ ہلکا سا چونکا. یہ میرے ایک دوست نے منگوائے تھے یار، ورنہ مجھے ان چیزوں سے کیا دلچسپی. وہ لاپرواہی سے بولا. یہ نتاشا کہ آج کل کچھ زیادہ ہی دبئی کے چکر نہیں لگ رہا؟ اس نے اچانک بات ہی بدل دی. ہاں کہہ رہی تھی آفس کا کچھ کام ہے، وہ لوگ وہاں اپنا کوئی کام کرنے گئے ہیں. اس نے اچانک بات ہی بدل دی. اچھا مجھے کچھ دنوں کے لیے انگلینڈ جانا ہے، بابا کی پراپرٹی کا کچھ مسئلہ ہے، سوچا ہے کہ اس دفعہ جا کر سیل ہی کراؤں. اچھا کب جا رہے ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. شاید اگلے ہفتے. وہ بیٹھے بیٹھے اچانک ہی کسی سوچ میں گم ہو گیا. میں بھی ساتھ چلوں کیا؟ خضر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. کیوں؟ پھر وہ ایک دم سے پریشان ہوا. یار مذاق کر رہی تھی. وہ ہنسی تو خضر کے چہرے پر سکون کا بڑے واضح تاثر ابھرا تھا. تھینک گاڈ، ورنہ میں کس کی وضاحت دیتا پھرتا کہ یہ لڑکی کیوں میرا دم چھلا بنی ہوئی ہے. وہ اسے پھر تنگ کر رہا تھا. عرفہ آج کا کافی دنوں کے بعد پرسکون ہوئی تھی.